ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ऑसिलेशंस। ओके, तो ऑसिलेशंस जो है हम लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, और हम लोग बोलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी बात, हम लोग आगे टॉपिक सीखने वाले हैं अबाउट वेव्स, वेव मोशन। उसके अंदर भी ऑसिलेशन के कंसेप्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, यस। अच्छा, इसमें एक और बात है कि ऑसिलेशंस में कुछ जगह पे ओके सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने जो रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक पढ़ा है, इसमें सर्कुलर मोशन का भी पार्ट है और हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन का भी पार्ट है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, यस। तो एनी वे विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट ऑसिलेशंस। ठीक है, अब डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि ऑसिलेशंस बहुत जगह पे देखते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल से मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ओके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, इट इज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, तो हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग को क्या रहता है, नीचे एक बॉब अटैच रहता है। ओके, अब हम लोग बोलते हैं कि वो जो बॉब है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज कर देते हैं, तो बॉब इस तरह से मूव होते जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, आपका सिंपल पेंडुलम हुआ। और सिंपल पेंडुलम हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे जो क्लॉक्स रहते हैं। ओके, यस, तो वो क्लॉक को क्या है, हम लोग देखते हैं पेंडुलम दिया रहता है। ओके, यस। अच्छा, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में एक और कंसेप्ट सीखा था विच वॉज वॉट, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम अलग था, उसमें हम लोग बोलते हैं जो वो बॉब है, वो बॉब क्या परफॉर्म करते रहता है। ओके, सो बॉब इज परफॉर्मिंग व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट द बेस। ओके, यस। तो कोनिकल पेंडुलम में हम लोग बोलते हैं कि जो पेंडुलम का मोशन वो इस तरह से है कि वो एक कोन फॉर्म करता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसमें वो क्या करता है, हम लोग बोलते हैं लेटर से ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर वापस पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर वापस नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, और ये साइकिल उसकी चलते रहती है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यस। एनीवे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का भी जो ऑसिलेशन है, ओके, तो वो हम लोग लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट ऐसा मेजर नहीं करके, वो हम लोग मीन पोजिशन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यस। एनीवे, सो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑसिलेशन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑसिलेशन। ठीक है, या फिर इसको मैं अगर और डिटेल में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, द टू एंड फ्रो मोशन, ओके, of a body or an object or a particle about a mean position is called as what, oscillation। ठीक है, यस। अब ये सब जो डेफिनेशन है मैं आपको अच्छे से लिखा के देने वाला हूँ, इसका आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, अभी जैसे ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट देखो देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए ऑसिलेशंस के। ओके, जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग बोलते हैं कि स्विंग मशीन जो होती है, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिलाई मशीन, तो उसके अंदर की जो नीडल है, ओके, तो वो कॉन्स्टेंटली क्या करती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, आपने देखा रहेगा। तो स्विंग मशीन की जो नीडल है वो कंटिन्यूसली क्या परफॉर्म कर रही है, हम लोग बोलते हैं इट इज परफॉर्मिंग व्हाट, ऑसिलेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग इंजन इंजन ऑयल के एड्स देखते हैं। ठीक है, वो इंजन ऑयल्स के ऐड में आप लोग ऐसे देखते हैं कि सिलेंडर के अंदर, ओके, जो इंजन पिस्टन रहता है वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। ठीक है, और वो इंजन ऑयल की ऐड कैसी रहती है कि जब वो पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है तो ड्यू टू सम कार्बन पार्टिकल्स, ओके, यस, उसका मोशन थोड़ा सा रफ हो जाता है। फिर वो इंजन ऑयल आता है एंड फिर वो क्या करता है, तो मोशन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। और उसके बाद फिर जो पिस्टन है, तो पिस्टन कंटिन्यूस डूइंग व्हाट, एसएचएम, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ओके, यस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में जो हम लोग बोलते हैं कि ऑसिलेशंस के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल क्या है, तो एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो हम लोग बच्चे को जो क्रेडल पे लेटाते हैं, ओके, तो क्रेडल एक ऐसा ये रहता है जहाँ पे बच्चे को हम लोग सुलाते हैं। ठीक है, यस। तो क्रेडल क्या होता है, इस तरह से ऑसिलेट होता है। ओके, यस। तो हम लोग उसको थोड़ा सा धक्का भी देते हैं, तो जब वो धक्का देते हैं तो वो क्या होता है, अबाउट मीन पोजिशन इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। ठीक है, यस। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, यस। अब जो मेन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज व्हाट, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यस। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब जो भी आपको मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ओके, उसको आपने क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, सो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, द मोशन विच
repeats itself in certain fixed interval of time is called as periodic motion. ठीक है? Yes. तो ऐसा मोशन जो बार बार खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ओके, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियोडिक मोशन. इसके कुछ एग्जांपल दे देते हैं हम लोग. तो पहला एग्जांपल मैं बोलूंगा कि जो मैंने आपको बताया था, सिंपल पेंडुलम. ओके, तो आप बोलोगे सर सिंपल पेंडुलम का मोशन किस तरह से रहता है, तो हम लोग बोलते हैं पहली बात वो पीरियोडिक रहता है. लेट अस से ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे इमेजिन करो कि बेस पे मैंने एक स्पीयर क्या किया हुआ, अटैच किया. अब सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा रहता है, लाइक दिस. वो बार बार क्या होते रहता है, ओके, रिपीटेटिव मोशन क्या करते रहता है, परफॉर्म करते रहता है. ओके, तो हम लोग पेंडुलम को जब ऐसे रिलीज करते हैं, ओके, लाइक दिस, तो ये क्या होते रहेगा, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. तो इसका नेचर कैसा है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, तो पहला एग्जांपल हो गया सिंपल पेंडुलम. ठीक है. अच्छा, सिंपल पेंडुलम का जो एग्जांपल है वो ऑसिलेशन का भी एग्जांपल. अब पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन में क्या फर्क है वो भी हम लोग डिस्कस करें. ठीक है. और कौन से टाइप के पीरियोडिक मोशन है, तो अगर मैं बोलूंगा रोटेशन ऑफ अर्थ, अब देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ. सही है. ओके, तो रोटेशन ऑफ अर्थ पीरियोडिक मोशन क्यों है, तो हम लोग बोलते हैं अर्थ को रोटेट होने को कितना टाइम लगता है, तो इट इज 24 आवर्स. सही है क्या नहीं. यस, जिसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इट इज 86400 सेकेंड. ठीक है. तो हर बार अर्थ को रोटेट होने के लिए, ओके, जो उसका मीन टाइम है दैट इज व्हाट, 24 आवर्स. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पीरियोडिक मोशन में रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी आता है. रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या अराउंड द सन, हम लोग बोलते हैं उसको कितना टाइम लगता है, दैट इज 365 डेज. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ओके, पीरियोडिक मोशन के. एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं. तो जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कोनिकल पेंडुलम का, तो कोनिकल पेंडुलम में हम लोग बोलते हैं कि जो बेस ऑफ द बॉब रहता है, ओके, या फिर बेस ऑफ द पेंडुलम जिसको हम लोग खुद बॉब बोलते हैं, तो ये जो स्पेरिकल बॉब रहता है वो क्या करते रहता है, तो इट परफॉर्म्स व्हाट, यूसीएम. ओके, तो एट द बेस क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. हर एक साइकिल कंप्लीट करने को उसको कितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है. ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वापस डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. ओके, और जब ये मोशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन साइकिल ऑफ द पीरियोडिक मोशन इज कंप्लीट. ठीक है. यस, चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ. यस, साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन. तो कैसे लिखेंगे हम लोग, व्हेन पीरियोडिक मोशन is completed, ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एंड इट इज अबाउट टू रीस्टार्ट, वी से अ साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कंप्लीटेड. अब ये ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन, तो जब पीरियोडिक मोशन अपने आप को खत्म करता है, ओके, यानी अपना एक बिहेवियर या अपना एक रूटीन कंप्लीट करता है, जो उसका रेगुलर सिस्टम है या रेगुलर प्रोसेस है, वो जब कंप्लीट करता है, ओके, और जब वो एक नया, ओके, मोशन वापस स्टार्ट करने वाला है, ओके, और वो रिपीटरी टाइप होने वाला है या रेपिटेटरी टाइप होने वाला है, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन.
तो हम लोग बोलते हैं ये जो साइकिल वर्ड है, ओके, वो पीरियोडिक मोशन के साथ क्या है, एक तरह से इंटीग्रेटेड है, ओके। ये यानी साइकिल का भी मतलब क्या है, तो समथिंग विच इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं जैसे नॉर्मली स्कूल में भी हम लोगों ने सीखा है, ओके, कि साइकिल ऑफ वेदर, ओके, या साइकिल्स ऑफ सीजन्स, यानी क्या, तो अभी समर सीजन है, उसके बाद फिर रेनी आएगा, रेनी सीजन इंडिया में आएगा, उसके बाद विंटर आएगा, बराबर है, ओके। तो ये हम लोग क्या है, ज्योग्राफी में भी देखा हुआ है। तो ये जो है पीरियोडिक मोशन हो गया या साइकिल हो गया, ये कहाँ ना कहाँ हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में भी सीखा हुआ है, ठीक है। एनीवे वापस मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर इन सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन समझने के बाद यहाँ पे एक और डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक टाइम, ये डी है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने, okay? तो व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियोडिक टाइम, तो हम लोग बोलेंगे द टाइम required to complete one cycle of periodic motion is called periodic time और पीरियड, ओके। तो इसको हम लोग बहुत बार, ओके, पीरियड भी बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं, ओके। इसको एक और वर्ड है, वो भी लिख देता हूं मैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड, ओके। तो एग्जाम में, ओके, न्यूमेरिकल्स में स्पेशली, ये कभी पीरियोडिक टाइम आता है, तो कभी ऐसा आता है फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या फिर आता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ओके। तो ये तीनों का मतलब क्या है, सेम ही, ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आई होप ये तीनों डेफिनेशन आप लोगों को आई है समझ में, ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसके साथ मैं एक और डेफिनेशन लिखूंगा, ओके, इस साइड पे लिख देता हूँ जो अवेलेबल स्पेस है, ओके। पीरियोडिक टाइम जो है उसका सिंबल जो है इट इज वॉट, कैपिटल टी, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, यस। उसके बाद जो है हम लोग बोलते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यू कैन से पीरियोडिक मोशन। ये बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है। अब हम लोग बोलते हैं ना कि, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेट्रो सिटीज में हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन का फ्रीक्वेंसीज काफ़ी है, लोकल ट्रेन का फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, तो काफ़ी बार ट्रेन क्या है, ओके, फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर डेस्टिनेशन, वो दो पॉइंट्स के बीच में काफ़ी ट्रेन है, तो हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन दो पॉइंट के बीच में अगर ट्रेन कम रहेगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कम है। तो वॉट एग्जैक्टली इज फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग बोलते हैं, ओके, द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन पर यूनिट टाइम, ओके, एसआई सिस्टम में हम लोग बोलते हैं उसको पर सेकेंड, इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है, तो हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर वेव्स सीखते हैं, ठीक है, तो कुछ जगह पे सिंबल जो है, ओके, इट इज लाइक दिस, ओके। तो हम लोग बोलते हैं कि ये आर और वी टाइप थोड़ा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज ग्रीक अल्फाबेट, इट इज कॉल्ड एज न्यू, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज न्यू। कुछ जगह पे इसका सिंबल जो है वो एन रहता है, ओके, यस। तो जैसे आप लोगों ने ये रिलेशन देखा होगा, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, वेयर n is frequency of electromagnetic waves and lambda is what, तो lambda हम लोग बोलेंगे it is wavelength of electromagnetic wave, या फिर regular wave भी बोल सकते हैं, and v is what, velocity। तो light के केस में हम लोग बोलते हैं c is equal to n into lambda, बराबर है, ओके। तो कुछ जगह पे हम लोग n यूज करते हैं, ओके, कुछ जगह पे they use न्यू इंटू लैम्डा, ये ध्यान में रखना, ओके। तो हम लोग बोलते हैं न्यू n, कुछ जगह पे फ्रीक्वेंसी के लिए ईटा भी यूज होता है, ओके। तो ईटा भी क्या है, इट इज व्हाट, इट इज ग्रीक अल्फाबेट, ओके। यस, ईटा यानी एन जैसा ही होता है लेकिन कुछ इस तरह से, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है।
यस, तो अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे स्मॉल एन यूज करता हूँ। तो हम लोग बोलते हैं कि जो पीरियोडिक टाइम है कैपिटल टी और जो एन है उसमें एक रिलेशन है, ठीक है? और वो रिलेशन क्या है, हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू वॉट, इट इज वन अपॉन कैपिटल टी। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रखो, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ओके? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है? ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है? इमेजिन करो कि एक फैन है, ओके? और वो फैन का जो स्पीड है दैट इज व्हाट, 600 आरपीएम। तो 600 आरपीएम मैंने क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि 600 आरपीएम, उसमें आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। मैं आपको एक एक बात जो है एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, एन की वैल्यू क्या दी हुई है, इज 600 आरपीएम। तो उसको जब हम लोग आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके? यस, हम लोग बोल रहे हैं 600 रोटेशन एक मिनट के अंदर, यानी फैन जो रोटेट हो रहा है तो 600 टाइम्स रोटेट हो रहा है एक मिनट में। तो एक सेकंड में कितनी बार रोटेट होगा, तो हम लोग बोले कि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ओके? सो विल से दिस विल बी 600 डिवाइडेड बाय 60 एंड आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 10 आरपीएस। और ये जो 10 आरपीएस है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज 10 हर्ट्स, ठीक है? ये क्लियर है? हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका ऐसा यूनिट क्या है, इट इज हर्ट्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यस, तो अभी यहाँ पे पूरा स्पेस क्या हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्पेस क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो अब मैं आपको ये रिलेशन बताना चाहता हूँ। तो देखिए एकदम कॉमन सेंस है, एन का वैल्यू क्या है, 10 हर्ट्स, यानी 10 हर्ट्स का मतलब क्या, तो 10 रोटेशन पर सेकेंड। तो हम लोग बोल रहे हैं एक सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, 10 रोटेशन हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे, सर एक सेकंड में अगर 10 रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक रोटेशन को कितना टाइम लगेगा? एकदम सिंपल है, 0.1 सेकंड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस से 10 पेन, ठीक है, यस, 100 रुपए के आ रहे हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट को, ओके, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, टोटल टाइम कितना है हमारा, 1 सेकेंड, उसके अंदर कितने रोटेशन हो रहे हैं, 10, ओके? तो मैं बोलूंगा एक रोटेशन को कितना टाइम लगता है, तो जो एक रोटेशन को टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टाइम पीरियड। एक रोटेशन यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे एक रोटेशन इज नथिंग बट, यू कैन से इट इज पीरियोडिक टाइम। एक रोटेशन का मतलब है एक साइकिल, तो उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, टाइम पीरियड। तो दिस कैपिटल टी विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली 1 अपॉन 10, which is nothing but equal to 1 upon n, okay? So t is equal to 1 upon n, इसका मतलब क्या है, n is equal to what, 1 upon t, ठीक है? तो ये रिलेशन आप पहले भी सीखे हुए हो, लेकिन मैंने आपको क्या किया, एक छोटा सा इसका रिवीजन दे दिया है, ठीक है? यस, तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ओके? तो हम लोगों ने अभी कौन से कंसेप्ट देखे, पीरियोडिक मोशन के बारे में, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? उसके बाद सेकंड था साइकिल, साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन यानी क्या, तो एक पीरियोडिक मोशन जब कंप्लीट होता है, ओके, और वापस वो अपना ओरिजिनल, ओके, मोशन रीस्टार्ट करने वाला है, तो जस्ट वो जब कंप्लीट करता है अपना एक पीरियोडिक मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज कंप्लीटेड, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड या फिर पीरियोडिक टाइम, ओके? तो उसका डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एज व्हाट, पीरियोडिक टाइम। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन, तो नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन पर यूनिट टाइम और पर सेकंड इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है? और हम लोगों ने एक रिलेशन भी देख लिया और उसका एग्जांपल भी देख लिया कि द फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी, यानी फ्रीक्वेंसी एन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है? अभी ये पार्ट को क्या करता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को जो हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस देखे वो अच्छे से समझे। अब जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम। अब व्हाट इज लीनियर एसएचएम, तो हम लोग बोलते हैं, ओके, लीनियर एसएचएम इज नथिंग बट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके? एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एसएचएम, ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये डायग्राम पहले समझा देता हूँ, ठीक है? यस, तो सबसे पहले ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज व्हाट, क्यूब शेप, ओके, या फिर क्यूबॉइड शेप का क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है? क्यूब शेप सबको आ रहा है समझ में, ठीक है? यस,
अब ये जो क्यूब शेप ब्लॉक है, ठीक है, उसका ये एनलार्ज्ड व्यू है। ये क्यूब शेप्ड ब्लॉक जो है वो हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है बस। जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है इसका नेचर कैसा है? रिजिड है, ठीक है। रिजिड यानी क्या? तो जब मैंने इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, तो ब्लॉक के वेट से बेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी रिजिड सरफेस रहता है, ओके, उसके ऊपर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? नीचे की तरफ एक्ट होगा, जिसको मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स से दिखाया है। अच्छा, जब भी हम लोग वेट, ओके, या कोई भी फोर्स दिखाते हैं तो हम लोग उसको सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दिखाते हैं, ओके। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। यस, मैक्सिमम केसेस में ये सेम ही रहता है। ये कब अलग रहता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखो, ओके। सो डब्ल्यू इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग बोलते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। यस, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो W के अगेंस्ट ये सरफेस जो है वो ब्लॉक पे क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन, ओके। यस, तो ये आप लोगों को समझ में आया। हम लोग बोलते हैं W इज इक्वल टू वॉट? mg। एंड फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ओके, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये जो ब्लॉक है, ओके, तो ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो अपनी कांस्टेंट एक वर्टिकल पोजीशन रखेगा। आगे पीछे जा सकता है, वो हम लोग डेरिवेशन के आगे देखेंगे, ओके, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। क्यों? तो हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू वॉट? mg। ये आपको क्लियर है? ओके, यस। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या दिखाया हुआ है? एक स्प्रिंग है, और वो स्प्रिंग एक एंड पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है? ओके, तो रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट किया। लेट अस से ये जो रिजिड सपोर्ट है इसको मैं S बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो मैं शेड कर देता हूँ। तो ये रिजिड सपोर्ट यानी क्या होगा? सो इट कैन बी वॉल, ओके, यस। और ये जो रिजिड सपोर्ट है, तो जब आप ब्लॉक को मूव करते हो तो ये रिजिड सपोर्ट हिलना नहीं चाहिए, ओके। ये बात क्लियर समझ में आई है? ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो पहला वाला डायग्राम है यहाँ पे, तो वो क्या दिखा रहे हैं हम लोग? ओके, यस, एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया है? एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है, और वो स्प्रिंग के दूसरे एंड पे क्या कनेक्ट किया? एक ब्लॉक कनेक्ट किया, ठीक है। यस, हम लोग बोलेंगे जो पहला वाला डायग्राम है दैट इज ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी क्या? तो ये ब्लॉक के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अभी आप बोलोगे सर ये ब्लॉक यानी क्या है, तो मैं बोलूंगा ये ब्लॉक जो है हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एन और डब्ल्यू एक्ट हो रहा है। ब्लॉक का वेट हमेशा एक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं वो फ्रिक्शनलेस सरफेस दिखाऊंगा नहीं, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये क्लियर है आप लोगों को? तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये बैलेंस कर रहा है, और ये हर एक केस में बैलेंस करेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। तो पहला वाला केस क्या है? हम लोगों ने, ओके, स्प्रिंग का जो एक एंड है वो रिजिड सपोर्ट को लगाया हुआ है, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो कहाँ पे लगाया हुआ है? ओके, वी हैव कनेक्टेड इट टू ब्लॉक। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉक को, ओके, ये खींच रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायरेक्शन दिखाया हुआ, तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कहाँ पे है? ओके, तो हम लोग बोलेंगे इट इज टूवर्ड्स राइट, ओके, यस। तो जब अप्लाइड फोर्स इज टूवर्ड्स राइट, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। और जब स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो उसका लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, ओके। तो जब लेंथ इंक्रीज होगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? टेंशन, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था इलास्टिसिटी, तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप कोई वायर या स्प्रिंग को क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो, तो वो जो स्प्रिंग है या वो जो वायर है वो उसको क्या करेगी? अपोज करेगी, और वो जब उसको अपोज करेगी तो हम लोग बोलते हैं ये जो अप्लाइड फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। ये देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा जिसको मैं बोलूंगा कैपिटल एफ। सो एफ ए इज वॉट? इट इज अप्लाइड फोर्स, और जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है दैट इज वॉट? ओके, यस, तो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एफ। अभी आप पूछोगे सर ये जो ब्लॉक हमने खींचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ? तो ब्लॉक पहले ये पोजीशन पे था, यहां से ब्लॉक, ओके। अभी आप बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे 3 ब्लॉक है क्या? मैं बोलूंगा 3 ब्लॉक नहीं, ब्लॉक एक ही है, स्प्रिंग भी एक ही है, लेकिन ये ब्लॉक का पहला वाला पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये फिर हमने क्या किया? ब्लॉक का दूसरा डायग्राम बनाया। जब मैंने ब्लॉक को खींचा, ठीक है, तो मैंने उसको डायग्राम बी के साथ दिखाया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 3 ब्लॉक नहीं है, एक ही ब्लॉक है, लेकिन उसके अलग अलग स्टेजेस के मैंने डायग्राम बताए।
ओके, तो खींचने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो वो हम लोगों ने डायग्राम बी में बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इन केस ऑफ टेंशन जो ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है, ओके, तो कितने वैल्यू से डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक को क्या करेंगे, खींच के रिलीज करेंगे। जैसे ही रिलीज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, जो ब्लॉक है, ओके, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। देखो, हम लोगों ने ब्लॉक को खींचा और फिर क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज किया तो उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ब्लॉक को क्या करेगा, वापस मीन पोजीशन पे लेके आएगा। ओके, और जब वो उसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा, ओके, यानी ये ब्लॉक वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग बोलेंगे ये ब्लॉक को क्या अचीव हुआ रहेगा, मोमेंटम अचीव हुआ रहेगा। ओके, देखो मैं आपको वापस बताता हूँ। ब्लॉक पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, फिर वो ब्लॉक को क्या किया, मैंने खींचा, अब यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। मैंने जैसे ही उसको रिलीज किया तो स्प्रिंग ने क्या किया, ब्लॉक को वापस अपने तरफ खींचा मीन पोजीशन पे। अब जब मीन पोजीशन पे ब्लॉक आया, ओके, तो वो ब्लॉक को एक वेलोसिटी अचीव हो गई, वो ब्लॉक को एक मोमेंटम अचीव हो गया। ओके, और वो मोमेंटम के कारण वो ब्लॉक सिर्फ यहां पे नहीं रुकता है। ओके, वो क्या होगा, वो थोड़ा और आगे जाएगा। यानी ब्लॉक जब मीन पोजीशन पे आता है तो हमें वापस क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम। लेकिन सिंस द ब्लॉक हैज अचीव्ड सम मोमेंटम, इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी। और जब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तो वो एक नए पोजीशन पे आ जाता है, जिसको भी हम लोग वापस क्या बोलेंगे, एक्स। ये समझ में आया आपको? तो अभी जो ब्लॉक है वो, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स। तो हम लोग बोलेंगे ब्लॉक पे क्या एक्ट हो रहा था यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, और फोर्स अभी कौन से डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स जो है अभी, ओके, दैट इज इन व्हाट, लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो लिखते वक्त मैंने ऐसा दिखाया हुआ है, ओके, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है, तो इट इज लेफ्ट। ओके, टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट एस है, उसके टुवर्ड्स है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, क्रिएट कॉम्प्रेशन। अब स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ओके, अपोज करेगा यानी क्या, तो जब देखो पहले केस में क्या हो रहा था, जब मैंने ब्लॉक को खींचा तो टेंशन आया, तो अप्लाइड फोर्स ये डायरेक्शन में था। ओके, तो अप्लाइड फोर्स वॉज इन राइट डायरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स था एफ, ओके, वो कौन से डायरेक्शन में था, लेफ्ट। अब हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में, लेफ्ट में है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यस, रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ विल बी इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में था, लेफ्ट। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अब जो टेंशन वाला केस है, टेंशन वाले केस में मैं क्या बोलूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट एक्स था वो कहां पे था, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स वॉज इन राइट डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट वॉज इन राइट डायरेक्शन, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे था, लेफ्ट में। और ये वाले केस में मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि फ्रॉम द मीन पोजिशन ब्लॉक कहां पे आया है, अंदर की तरफ आया है। ओके, तो मैं बोलूंगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है अभी यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इन द राइट। यानी मैं दोनों ही केसेस में ऐसा बोलूंगा, द फोर्स, ओके, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम लोग क्या साइन लगा रहे हैं, माइनस साइन। और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात की तो मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितने डिस्टेंस से डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ओके, अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा होगा। एकदम सिंपल बात है, स्प्रिंग आपने पकड़ी हुई है, आप ज्यादा अगर उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो स्प्रिंग ज्यादा खींची जाएगी। कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो स्प्रिंग कम खींची जाएगी। तो अप्लाइड फोर्स एफ ए इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्स। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस एक्स। ओके, अगर मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, के। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर
k is constant of proportionality and is called as फोर्स कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वी कॉल इट एज फोर्स कांस्टेंट. इसको एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है, ओके, तो आइदर फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, और वी कॉल इट एज स्प्रिंग इंडेक्स. ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. तो हमें क्या मिला है? F इज इक्वल टू वॉट? माइनस के एक्स. अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं. ओके, तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके, यस, इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट? मास इनटू एक्सीलरेशन. ओके, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी आपको क्या मिलता है? F, ओके, इज इक्वल टू वॉट? mv माइनस mu अपॉन टी. इसमें से m बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? v माइनस यू अपॉन टी. और ये v माइनस यू अपॉन टी क्या है? तो ये एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है. तो आपको क्या मिला? F इज इक्वल टू वॉट? m इंटू ए. लेट अस से इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट सेकंड, और इसको बोल दिया मैंने रिजल्ट थर्ड. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ओके, मास इंटू एक्सीलरेशन मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो m इंटू ए विल बी इक्वल टू वॉट? माइनस के एक्स. सही है? ओके, अच्छा, अभी हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, एम ए माइनस के एक्स को मैं एल एच एस पे ले लेता हूँ. तो आपको क्या मिलेगा? एम ए प्लस के एक्स इज इक्वल टू वॉट? जीरो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अच्छा, अभी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखा हुआ है. तो हम लोग बोलते हैं इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? इट बिकम्स dx बाई dt. यानी बेसिकली इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग, वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? dx बाय dt. सही है? अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वेलोसिटी क्या? इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको हम लोगों ने लिख लिया dx बाई dt. लेकिन एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग? तो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt. देयरफॉर एक्सीलरेशन विल बिकम व्हाट? तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? इट इज dx अपॉन dt. तो कैन आई से एक्सीलरेशन विल बिकम d2x बाय dt स्क्वायर. ठीक है, यस, ये 2 को मैं अच्छे से लिख देता हूँ. सो लेट अस से ये हमारा इक्वेशन 4 था. ओके, ये इक्वेशन 4 में अगर मैंने एक्सीलरेशन का वैल्यू डाला तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू वॉट? जीरो. ये हुआ आपका द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, यस, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 5. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना है. ठीक है, यस, तब तक मैं थोड़ी सी स्पेस क्या करता हूँ, इसमें से इरेज कर देता हूँ. तो ये जो इक्वेशन है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ओके, प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो. अभी आप पूछोगे सर ये क्या किया हम लोगों ने? तो मैं बोलूँगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m. तो एल एच एस पे जब थ्रू आउट m से डिवाइड किया तो यहाँ का m कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर क्या रहेगा? k बाय m. और आर एच एस को जब m से डिवाइड किया तो जीरो अपॉन m क्या हो जाएगा? जीरो. वापस बता रहा हूँ, डिवाइडिंग एल एच एस एंड आर एच एस बाई m. तो आपका एल एच एस में ये जो m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है उसका m क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई m. तो ये हो जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा m अपॉन m प्लस
kx अपॉन m इज इक्वल टू 0 अपॉन m। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो ये 0 अपॉन m क्या हो गया, 0। यहाँ पे m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या रहा, k बाय m। अब ये जो k बाय m है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं k इज कांस्टेंट, m इज व्हाट, मास ऑफ द ब्लॉक, वो भी क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग बोलते हैं दिस रेशियो k अपॉन m इज कॉल्ड एज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। ओके, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओके, therefore omega will be equal to what, under root of k by m। this omega is called as angular frequency of SHM। ओके, अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम क्या है, ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये जब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन यूसीएम एंड एसएचएम, वहां पे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान में रखो, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो के बाय एम को हम लोगों ने क्या डाल दिया, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, यस, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से कॉपी करना है। ओके, यहाँ की जो स्पेस है, ओके, मैं थोड़ी और क्लियर करता हूँ। ओके, तब तक आप ये कॉपी कर लो। ओके, तो मैंने अभी ये साइड का स्पेस क्या किया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, यस, तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं वो क्या है, लीनियर एसएचएम। ठीक है, और उसका हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल दिया। लेकिन आप पूछोगे सर ये एग्जैक्टली एसएचएम है क्या, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, तो वो समझने के लिए ओके, मैं आप लोगों को ये जो ब्लॉक है, ओके, और वो ब्लॉक के अंदर जो अलग अलग केसेस है, इक्विलिब्रियम, टेंशन, और ये जो थर्ड केस है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो रही है, तो वो कॉम्प्रेस हो रही है। ओके, उसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये तीनों केसेस पहले अपने को समझने पड़ेंगे। ओके, यस, और एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, ओके, वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, ब्लॉक किसके ऊपर रखा है हम लोगों ने, फ्रिक्शनलेस सर्फेस पे। अब ये फ्रिक्शनलेस सर्फेस पे रखा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जब भी ब्लॉक, ओके, ये ध्यान में रखो, स्लाइड होगा, ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने के कारण देयर विल बी जीरो फ्रिक्शन, और ब्लॉक का जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके, ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल मोशन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी ब्लॉक की वेलोसिटी, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी, या ब्लॉक का मोमेंटम, ओके, यस, इट विल नॉट गेट अफेक्टेड, ओके, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस। अब भाई फ्रिक्शन है ही नहीं तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, ये क्लियर है आप लोगों को। और ये जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी, वो आइडियल कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आइडियल कंडीशन यानी क्या, ओके, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन। रियल इसमें आपको ध्यान में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी सरफेस या कोई भी ब्लॉक या सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको बताता हूं मैं। ओके, यस, तो इमेजिन करो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बीच में, मैंने क्या किया, ये ब्लॉक को पुल किया, और मैंने क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। अब जब मैंने उसको रिलीज किया, तो ब्लॉक क्या हो रहा है, सडनली ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन ऐसा आ जाएगा मीन पोजीशन पे। लेकिन जब स्प्रिंग एक्शन की वजह से वो मीन पोजीशन पे आएगा, सो इट विल अटेन सम वेलोसिटी, बराबर है। ओके, और जब उसको वेलोसिटी अटेन हुई है, तो मीन पोजीशन पे आके इमीडिएटली तो वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज, ओके, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ब्लॉक को हम लोग रिलीज करते हैं और ये जब मीन पोजीशन पे आता है, तो मीन पोजीशन पे आने के बाद भी वो रुकता है क्या, नहीं, उसको कुछ वेलोसिटी और मोमेंटम अचीव हुआ रहता है। और हम लोग बोलते हैं इनर्शिया के कारण वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है। अब जब वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करता है, तो पहले केस में टेंशन हुआ था, अब वो मीन पोजीशन से आके लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा है। ओके, ये ने जो आपका ये डायग्राम है, ओके, उसमें देखिए ये मीन पोजीशन पे इधर आता है, और बाद में इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन लेफ्ट। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रिंग में क्या क्रिएट होता है, हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो जब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन क्रिएट होता है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स है,
वो कहाँ पे क्रिएट होता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट पे आ रहा है। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन जो क्रिएट होगा, ओके, यस, तो उससे जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा वो राइट में एक्ट होगा। अब एक पॉइंट पे क्या होगा, ओके, कि ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, और ये जो फोर्स ऑफ कॉम्प्रेशन है, ओके, यस, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक को वापस ढकेल देगा। अब ये प्रोसेस में वापस क्या होगा? ब्लॉक मीन पोजीशन पे आएगा। लेकिन जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, ओके, यानी ये जो ब्लॉक है ये जो मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आने के बाद अगेन इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव्ड है, तो वो क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया और ड्यू टू इट्स मोमेंटम, ओके, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा और वो वापस, ओके, आगे जाएगा। तो अब जब वो आगे जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वापस क्या क्रिएट हुआ है? टेंशन। तो हम लोग बोलेंगे इन आइडियल कंडीशन ये टेंशन और कॉम्प्रेशन ये कंटिन्यूस होते रहेगा, ओके, और हम लोग बोलेंगे ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा? तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऑसिलेट करेगा। मैंने अभी जो भी बोला आपको समझ में आया? ओके, एकदम सिंपल बात है। आप ब्लॉक को क्या है ऐसा इमेजिन करो, ये ब्लॉक है, ओके, इसको आपने खींचा, रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे आने के बाद भी उसको कुछ वेलोसिटी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसने अपना जर्नी आगे कंटिन्यू किया। लेकिन जब उसने जर्नी आगे कंटिन्यू किया तो क्या हुआ? कॉम्प्रेशन। अब वो कॉम्प्रेशन से जो फोर्स क्रिएट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, उसने वापस ब्लॉक को क्या किया? धक्का दिया। ब्लॉक वापस मीन पोजीशन पे आया, लेकिन मीन पोजीशन पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हुई क्या? नहीं। ओके, यस, अच्छा, ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम लोग बोल रहे हैं दिस इज अ आइडियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ओके, यस, तो अब ये वेलोसिटी जीरो नहीं होने के कारण ये वापस क्या करेगा? आगे की तरफ जाएगा, और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो वापस क्या क्रिएट होगा? तो हम लोग बोलेंगे टेंशन। तो ये टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी साइकिल क्या होती जाएगी? रिपीट होते जाएगी, और ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलते रहेगी। तो ये इनफाइनाइट साइकिल के लिए क्यों होते जाएगी? तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कंसीडर कर रहे हैं? जीरो। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी क्या कंसीडर कर रहे हैं? जीरो। ओके, यस, तो कोई भी टाइप का, ओके, एयर रेजिस्टेंस या डैम्पिंग फोर्स या फ्रिक्शन हम लोग जीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्रेशन और टेंशन है वो कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा? ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस, ओके, ये चलते रहेगा, और हम लोग बोलेंगे ब्लॉक क्या होते रहेगा? ऑसिलेट होते रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, द ब्लॉक इज परफॉर्मिंग व्हाट? ऑसिलेशन। ओके, तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इट इज टू एंड फ्रो मोशन of an object about mean position, ओके, यस, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजिशन, यानी क्या? तो मैं ऐसा बोलूंगा जीरो से, ओके, आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ, जीरो टू लेटस से ए टू जीरो, जीरो टू माइनस ए टू जीरो, ओके, यस, आप लोगों को शायद मैं जो यहाँ पे डायरेक्शंस कंसीडर कर रहा हूँ आपको कैमरा में शायद उल्टे दिखे, ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे बता देता हूँ। ओके, ये हमारा मीन पोजीशन है x इक्वल टू जीरो, तो जीरो से टूवर्ड्स राइट, यानी x इक्वल टू प्लस ए पे आए हम लोग, फिर प्लस ए से वापस कहाँ पे आए? जीरो पे, फिर जीरो से वापस कहाँ पे आए? x इक्वल टू माइनस ए पे, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, और x इक्वल टू माइनस ए से वापस कहाँ पे आए? x इक्वल टू जीरो पे। सो जीरो से ए से जीरो, जीरो से माइनस ए, माइनस ए से जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस, तो अभी भी आप बोलोगे सर ये जो ऑसिलेशन है ये तो उसका डेफिनेशन हो गया, और ये ब्लॉक क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। तो सर व्हाट एग्जैक्टली इज एसएचएम? आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया, ओके, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, ओके, यस, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेरे पास इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू क्या बता रहा है? द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स, ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? और हमारे पास एक और इक्वेशन है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स को आर एच एस पे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बेसिकली क्या है?
इट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। ये हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सीखा है और मैंने आपको अभी भी बताया। ओके, v is dx by dt and acceleration is what? dv by dt, which becomes equal to what? d2x by dt। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिंस k इज कांस्टेंट एंड ओमेगा भी हम लोगों ने क्या बोला है, इट इज कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा अगर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कंक्लूजन पे आए, ये जो भी ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ओके, उसमें जो फोर्स वो ब्लॉक के ऊपर एक्ट हो रहा है, इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्सीलरेशन है इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एसएचएम की डेफिनेशन क्या होगी? तो एसएचएम की डेफिनेशन क्या होगी? तो हम लोग बोलेंगे लीनियर एसएचएम या एसएचएम इज दैट ऑसिलेशन, ओके, इन विच द फोर्स and the acceleration are directed in the opposite direction to displacement। ओके, चाहिए तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा के देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर देता हूँ। ओके, तब तक आप क्या करो, ये कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ की स्पेस थोड़ी सी क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, एसएचएम की डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिए आप। ओके, एसएचएम इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ओके, व्हाट इज ऑसिलेशन? तो अभी उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट मीन पोजिशन। यानी सपोज ऑब्जेक्ट x इक्वल टू जीरो पे है, तो जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम, ये हम लोगों ने लिखा है x इक्वल टू माइनस ए। ओके, सो जीरो से माइनस या नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस कहाँ पे? जीरो पे, यानी मीन पोजीशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये क्लियर है आपको? नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एसएचएम? तो हम लोग बोलते हैं एसएचएम इज दैट ऑसिलेशन इन विच द फोर्स और एक्सीलरेशन is directed in opposite direction to the displacement of body। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस एक्स, एंड एक्सीलरेशन भी हमें क्या मिल रहा है? इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, यस, सो वी कैन से simple harmonic motion is defined as that oscillation in which the force, okay, or the acceleration of the body is directed in the opposite direction to the displacement of the body। इसका एक और डेफिनेशन है, देखो, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं ना, ओके, तो वो हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। यानी यहाँ पे जब टेंशन था तो भी मैंने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर किया, देखिए, तो मेरा एरो जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मीन पोजीशन से, तो ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। और जब वो लेफ्ट में भी जा रहा है तो कहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, यस, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको नोट करना है आपने। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट is measured from the mean position and is always away from the mean position। ओके, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं MP, यानी मीन पोजिशन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन, हेंस इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये लॉजिक आया आपको समझ में? ओके, यस, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो जब वो मेजर होना स्टार्ट होगा तो बॉडी क्या होगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन। ये क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे, तो एसएचएम का एक और डेफिनेशन आ जाता है। ओके, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज दैट ऑसिलेशन इन विच force or acceleration is
टूवर्ड्स मीन पोजीशन, एकदम सिंपल है। देखो डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट अवे, तो जो फोर्स और एक्सीलरेशन है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट अगर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, मीन पोजीशन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, ओके, ऑब्जेक्ट को या जो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आना चाहता है, तो बीच में मीन पोजीशन पे, और इधर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये वाला, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आना चाहता है, मीन पोजीशन, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसएचएम। ये क्लियर है आप लोगों को? एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, ओके। टेक्स्ट बुक में भी देखिए। अच्छा एक बात है कि जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे जो एक्स है वो अलग है और यहाँ पे जो एक्स है वो अलग है, ओके। यस, तो ये बात ध्यान में रखिए, आइडियल कंडीशन में जब मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट ऑसिलेशन करेगा, तो दोनों साइड के एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। और वो जो है वो टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, प्लीज सी दिस। ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन से यहाँ पे आता है, ओके, तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर भी देखिए जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन आता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट, ओके, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओके, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। अच्छा इसमें एक बार आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको डेरिवेशन लिखा के दिया है वो तो कीजिए आप, ओके, लेकिन टेक्स्ट बुक का ये जो पार्ट है वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। और हम लोग एक बार लीनियर एसएचएम देख लेंगे, इसका डेफिनेशन। तो लीनियर एसएचएम क्या है? लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन, ओके। अब ये कौन से टाइप का पीरियोडिक मोशन है? इट इज ऑसिलेशन, ओके, इन विच द फोर्स और एक्सीलरेशन, ओके, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये समझे आपको? ओके, यस। हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहाँ पे जो फोर्स है या एक्सीलरेशन इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा है कि जो एफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, माइनस एक्स, एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वॉट, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। यस, तो जब मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ओके, यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की तो मुझे मिलेगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस। तो इसके साथ क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि आपका जो पहला कंसेप्ट है, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एसएचएम, ओके, वो क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। ये जो इक्वेशन मिला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ऑफ आइडियल एसएचएम। आइडियल एसएचएम यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं, आइडियल का भी स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, IDAL। आइडियल यानी क्या, तो जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो जहाँ पे देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और एनी टाइप ऑफ डैम्पिंग, ओके, इफेक्ट। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यस। तो ये लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, ओके, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा के दिया हुआ है, ओके। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपने क्या करना है, एक प्रॉपर नोट्स बना के रखना है, ठीक है, यस। और ये लेक्चर में आपको अगर कोई भी डाउट आया, ओके, तो आपने क्या करना है, मुझे ये पूछना है, ठीक है, यस। अच्छा इसमें एक और बात है कि ये आपको ध्यान में रखना है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू वॉट, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। और ये जो के बाय एम है, ये रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ओमेगा स्क्वायर। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ था, ओके, दिस के बाय एम इज कॉल्ड एज वॉट, ओमेगा स्क्वायर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।